हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट करेंगे। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक के इनडिविजिबल अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करवा दी हैं। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो एक बार आप उन्हें ज़रूर विजिट करिए और क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लीजिए, छांट लीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या इस साल आने की संभावना है, और जो भी चीज़ें हैं आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना आपने, कहीं पर स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर आप किसी न किसी टॉपिक से महरूम रह जाएंगे। ठीक है, चलें शुरू करें। तो डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर हम आपको एक पीडीएफ दिखाएंगे। जैसे कि पिछले फिजिक्स के सभी चैप्टर्स में हमने परीक्षा सार के पीडीएफ का यूज़ किया है, यहाँ पर भी हम परीक्षा सार ही यूज़ करेंगे। आप किसी भी किताब से अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। आपके पास परीक्षा बोध है, परीक्षा सार है, या आपके नोट्स बुक्स हैं, या आप किसी वीडियो से पढ़ रहे हैं, आपने टॉपिक यहाँ से मार्क करना है और उसका प्रिपरेशन आपका मर्जी जहाँ से आप प्रिपेयर करना चाहें कर सकते हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन की किताब को ऑन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हर किताब में मिस्टेक हैं और अच्छाइयाँ भी हैं, इसलिए हम किसी का ना प्रमोशन करते हैं, ना किसी को ऑन करते हैं, ना किसी को डिस ऑन करते हैं। चलिए, पर्पस हमारा समझाना है, तो समझने के पर्पस से यहाँ पर हम जो पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं वो पीडीएफ होगा हमारा परीक्षा सार से। ठीक, तो क्वेश्चंस आप मार्क करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको समझना है मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम मार्किंग स्कीम समझेंगे। तो इस चैप्टर का मार्किंग स्कीम इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। मार्किंग क्राइटेरिया या मार्किंग स्कीम। ठीक, सबसे पहले यहां से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन। ठीक, और ये हमको 1 मार्क पेपर में देके जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये हमेशा फिक्स नहीं रहता। कभी यहां से क्वेश्चन बनता है या कभी यहां से नहीं भी बनता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि आपका चैप्टर 7 से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। वो 1 लाइन क्वेश्चन रहता है, कभी 1 लाइन का न्यूमेरिकल रहता है। तो न्यूमेरिकल भी आता है यहाँ से और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। ठीक है, तो कौन से न्यूमेरिकल हम आगे डिस्कस करते हैं। अब न्यूमेरिकल की बात आई है तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता चलूं कि न्यूमेरिकल के लिए आपको एक चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए कैपेसिटर के टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, वो आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह के जो जो हमें बताई हुई हैं वीडियोस में, उनको आप प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा चैप्टर 6 से भी न्यूमेरिकल आता है, फ्लक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन वाले जो न्यूमेरिकल हैं बहुत पॉपुलर हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 से 1 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ से बता देंगे आपको कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, किस टाइप के आएंगे। इसके अलावा एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जहाँ से न्यूमेरिकल आता है। तो इतने चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको गिनवाया, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो 1 नंबर का न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, या 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 1 लाइन का आंसर लिखना रहता है, बस हो गया। कभी कभी तो 1 शब्द में भी आंसर पूरा हो जाता है, 1 वर्ड। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आता है एक पैराग्राफ वाला, जो क्वेश्चन आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 23 में, वो 4 मार्क का रहता है सीधा सीधा। तो 4 मार्क के लिए एक पैराग्राफ के ऊपर ये क्वेश्चन आता है और ये आपको 4 मार्क्स दे करके जाता है। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या अगर आप देखेंगे तो 2 हैं, और यहां से टोटल मार्क्स देखेंगे तो इस चैप्टर से आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझ गए। ये यहां का स्कीम है। अब ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन रहता है, इसमें कभी 3 क्वेश्चन कभी 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ज्यादातर 3 क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन एक एक लाइन के रहते हैं, पैराग्राफ पढ़ना है। उस पैराग्राफ से आपके आंसर का कोई लेना देना नहीं होता, याद रखिएगा। ये इंग्लिश के पैराग्राफ की तरह नहीं है कि आपका जो अनसीन पैसेज आता है आप उसको पढ़ते हो और आपके जो क्वेश्चन के आंसर हैं उसी पैसेज के अंदर छुपे रहते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एज ए फिजिक्स स्टूडेंट आपको ये पहले से क्लियर होना चाहिए कि आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा वो आपको किसी प्रिंसिपल की तरफ इशारा करेगा, किसी टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब आप उस टॉपिक को इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, और उसके लेक्चर आपने अगर अच्छे से अटेंड किए होंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। यानी आपको एक जनरल कहानी सुनाई जाएगी पैराग्राफ के अंदर,
और उस कहानी में एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बारे में बात किया जाएगा, किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। वो टॉपिक कौन कौन से होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। अब उस टॉपिक के ऊपर आपसे नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका पैराग्राफ से कोई लेने देना नहीं होगा। समझ आई बात? याद रहेगा? ठीक, आगे हम आपको बताते हैं किस तरह से करना है। ये तो मार्किंग स्कीम होगी, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब सबसे पहले आपको यहां से सिर्फ एक एक नंबर के शॉर्ट आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। जितने भी आप के परीक्षा बोर्ड में, परीक्षा सार में या मॉडल पेपर में, जहां से भी आप पढ़ेंगे, मॉडल पेपर की बात आई है तो मॉडल पेपर के 4 सेट मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। हो सकेगा तो लाइव सेशन में आके, या हो सकेगा तो मैं उसके रिकॉर्डिंग करवा करके आपके लिए दे दूंगा। चारों सेट के अलग अलग हम प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया ब्रांडेड मॉडल पेपर्स हैं, अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन फंसने के जो है चांसेस ज़्यादातर रहेंगे, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी हम आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, इनको भी आपको देखना है, ठीक। तो एक नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे आपके परीक्षा बोर्ड में, परीक्षा सार में, सबको पढ़ लीजिएगा। अब कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए। जैसे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, 0 नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है। विच इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट, हीटिंग इफेक्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक। एक ये क्वेश्चन है, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट। एसी करंट की जो पीक वैल्यू होती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो जाती है, वो आई नॉट होती है। अब आपने लेक्चर पढ़ा होगा तब आप समझेंगे, तो मैं जनरल शब्दों में बात करके यहां से गुजर जाऊंगा, ठीक है। व्हाट इज इट्स आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू मतलब होता है एवरेज वैल्यू, या जो डीसी वर्क करती है वो वर्क को भी हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। एवरेज वैल्यू को ही आरएमएस बोला जाता है। इफेक्टिव वर्क, इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं इसको, आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं, डीसी वैल्यू भी बोलते हैं, स्टीडी वैल्यू भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। तो जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट इज आई नॉट। एसी करंट का पीक वैल्यू क्या दिया हुआ है, आई नॉट। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आरएमएस वैल्यू। तो आई आरएमएस यानी एवरेज वैल्यू जो होता है वो पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करने पर बनता है, ठीक है। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बता रहा था भी, एक नंबर के लिए न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल यहीं से आता है। समझ आई बात? अब ये तो यहाँ पे करंट के लिए दिया गया है, सेम क्वेश्चन आपके लिए वोल्टेज के लिए भी आएगा, ईएमएफ के लिए, वोल्टेज या ईएमएफ। तो वो आपको बोलेंगे द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसको लिखेंगे ऐसे ई नॉट या वी नॉट, दोनों तरीके से मैं लिख के दिखा रहा हूं, ई नॉट या वी नॉट दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपसे पूछेगा आरएमएस वैल्यू बताओ वोल्टेज की या ईएमएफ की, तो आप लिखेंगे ई आर एम एस, और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो यही होती है, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, चाहे आपने उसको ई नॉट लिखा हो चाहे वी नॉट लिखा हो, एक ही चीज है। तो वी आर एम एस या ई आर एम एस, जैसे ई आर एम एस हमने यहां पर लिख दिया ना, तो इसी को अगर मैं वी आर एम एस से रिप्रेजेंट करना चाहता, यानी कहने का मेरा ये मतलब है, वोल्टेज को आप ई से या वी से किसी से भी लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे वोल्टेज को ई आर एम एस लिखिए या ऐसे लिख लीजिए वी आर एम एस। आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वैल्यू, ठीक। इसको लिखेंगे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला इस चैप्टर से एकदम पानी जैसे आपको रट लेना है, क्योंकि इस पर आएगा न्यूमेरिकल। समझे बात? अब न्यूमेरिकल कैसा आएगा हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, इस फॉर्मूले में 2 अननोन क्वांटिटी है, एक है आरएमएस वैल्यू और एक है पीक वैल्यू। तो कभी क्वेश्चन क्या करता है, पीक वैल्यू बता देता है करंट की या वोल्टेज की। देखो दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही रहते हैं, तो आपको एक फॉर्मेट याद कर लेना है। तो 2 चीजें हैं इसमें, आरएमएस वैल्यू है करंट की या वोल्टेज की, या पीक वैल्यू है करंट की या वोल्टेज की। तो 2 चीज में से कोई एक चीज दे के क्वेश्चन कोई दूसरी चीज पूछ लेगा। तो क्वेश्चन कभी आता है पीक वैल्यू बता देता है क्वेश्चन और आपसे आरएमएस वैल्यू पूछता है, या कभी आरएमएस वैल्यू बता देता है आपसे पीक वैल्यू पूछता है। तो आपको खाली इस फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर निकाल लेना। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन को मार्क करते चलिए। तो इसको आप फॉर्मूले के तौर पर याद कर लीजिए, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक। इसके बाद हाउ कैन वी ऑब्टेन वॉटलेस करंट इन एसी करंट, एसी सर्किट नहीं पूछा जाता, चोक कॉइल लगा करके हम वॉट करंट को प्राप्त करते हैं, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको एज ए स्टूडेंट पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए, एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन मैं मार्क करूंगा उसको आपको प्रिपेयर करना है भाई, समझ गए। व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टेंस, ये 3 तरह से पूछा जाता है, मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए फिर आपको बताता हूं ना, ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलिएगा। क्या पूछा है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को
फेस डिफरेंस को हम लोग फाई से दिखाते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, फाई से। तो क्वेश्चन ये बोलता है, देखिए, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टेंस। अगर आपका सर्किट सिर्फ रेसिस्टर कैरी किया हुआ है, यहां पर एसी सप्लाई लगाएंगे आप, ठीक, इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ये रेसिस्टेंस है आर, ठीक। एक एसी सर्किट में ये एसी की निशानी है ना जी, इधर प्लस माइनस, कभी ये माइनस कभी ये प्लस, अल्टरनेट इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलता रहता है। तो बैटरी की जगह अब ये निशान बनाते हैं एसी सर्किट में, समझ आई बात। और सिंपल एक एक आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। हम चाहे तो स्विच भी लगा देंगे, लेकिन मैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आप सर्किट बना करके आपको दिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस का ये मतलब होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, जिसको अपन फाई से दिखाते हैं। वोल्टेज और करंट या ईएमएफ और करंट के बीच के एंगल को फेज डिफरेंस बोलते हैं, समझे आप। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके सर्किट में सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ है, रेसिस्टेंस के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, तब बताइए वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा, उस समय वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है 0, यानी करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं। जहां करंट जाएगा वहीं वोल्टेज, जहां वोल्टेज जाएगा साथ साथ करंट भी जाएगा, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता, कोई एंगल नहीं होता। तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा आपसे पूछा जाता है, अब ध्यान से समझते चलिएगा, अगर आपके सर्किट में रेसिस्टर लगाने के बजाय इंडक्टर लग गया, ऐसे बनाते हैं इंडक्टर के सर्किट को, और यहां पर एसी सप्लाई है, मैं इसमें स्विच नहीं लगा रहा ना, की नहीं लगा रहा, डायरेक्ट बता रहा हूं। इंडक्टर के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल ए हम यूज करते हैं, और ये एसी सप्लाई है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक, एसी सप्लाई। अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस बताइए। तो यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, उसको हम लिखते हैं पाई बाई 2, समझे। इस केस में जब इसका फेजर डायग्राम हम बनाते हैं तो फेजर डायग्राम ऐसे बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ये फेजर डायग्राम है, फेज का डायग्राम। ये वोल्टेज हो गया, पीक वैल्यू बना देता हूं मैं, और ये करंट हो गया पीक वैल्यू। दोनों के बीच में एंगल होता है फाई, कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही पाई बाई 2 बोलते हैं, ठीक। इसमें याद रखना वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट की, जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है। जितनी चीजें बता रहा हूं दिमाग में बैठा लेना, कल आपको काम आएगा पेपर में, ठीक है, समझ गए। तो याद रखना प्योर इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज करंट से आगे होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं वोल्टेज, क्या लिखना चाहिए आगे को, हेडेड बाय, ठीक है, या लीड्स लिखते हैं, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। वोल्टेज लीड कर रही है, लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, पाई बाई 2, ये फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो वोल्टेज आगे रहता है, याद रखना 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है वोल्टेज और करंट के बीच में। वोल्टेज आगे चलती, करंट पीछे चलती, कितना पीछे चलेगी, 90 डिग्री, समझ गए आप। इसी प्रकार से एक चीज इसमें और आपको याद रखना है, आखिरी बात, अगर हमारा सर्किट सिर्फ कैपेसिटर वाला सर्किट है, ये एसी सप्लाई बना दिए, ठीक, ऐसे, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैपेसिटर लगा है जिसका कैपेसिटेंस सी है। तो जब सर्किट हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा तब वहां फेज डिफरेंस कितना होगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, एसी सर्किट में जब कैपेसिटर बस लगा होता है वहां पर भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है, 90 डिग्री, समझ आई बात। तो आप चाहे 90 डिग्री लिख देना, चाहे पाई बाई 2 लिख देना, लेकिन इसका फेजर डायग्राम देखिए। इसमें फेजर डायग्राम में करंट आगे हो जाती है और वोल्टेज पीछे हो जाती है, लेकिन कितना आगे पीछे रहते हैं। तो आंसर है यहां पर भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहां पर करंट जो है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2, करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। तो ये आपको याद रखना है, यहां तक की चीजें आपको याद रखनी है, समझ गए। तो 3 सर्किट होता है, प्योर रेसिस्टर सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट और प्योर कैपेसिटर सर्किट। रेसिस्टर के सर्किट में जैसा ऊपर मैंने आपको बताया, प्योर रेसिस्टिव सर्किट जो होता है उसमें फेज डिफरेंस 0 होता है, वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं। तो मैंने बाकी दो में तो फेजर डायग्राम बनाया है, रेसिस्टर वाले में फेजर डायग्राम नहीं बनाया है। तो आप कहेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो कैसे बनेगा डायग्राम। ये है वोल्टेज, ठीक, और ये है करंट आई नॉट, ठीक,
और दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं, सेम फेस में होती हैं। इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, तो मैंने फेजर डायग्राम भी बना करके दिखा दिया आपको और फेज डिफरेंस भी बता दिया तीनों सर्किट के लिए। याद रहेगा, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, इसलिए इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे और इसको मान के चलेंगे कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तीनों सर्किट का एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। देखिए, रेसिस्टर के सर्किट में फेज डिफरेंस 0, वोल्टेज और करंट के बीच में, और फेजर डायग्राम आपने देख लिया। फिर से इंडक्टर वाली सर्किट में जिसमें एल लिखा है मैंने, उसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, वोल्टेज आगे चलता है 90 डिग्री और करंट 90 डिग्री पीछे होती है। वोल्टेज आगे, करंट पीछे, करंट वोल्टेज को फॉलो करती है। प्योर कैपेसिटर सर्किट जब हम यूज करते हैं एसी में, उस समय भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री ही रहता है, लेकिन यहां पर करंट आगे चलती है और वोल्टेज पीछे चलता है। समझ आई बात। कभी कभी इस फेज डिफरेंस को निगेटिव से भी दिखाते हैं, क्योंकि एंगल हम बेसिकली वोल्टेज से मेजर करते हैं। समझ आई बात। तो इसको -90 डिग्री भी बोलते हैं, -5/2। आप फिलहाल 5/2 भी लिखेंगे तो चलेगा। माइनस प्लस डायरेक्शन के लिए होता है फिजिक्स में, इसीलिए माइनस प्लस का झमेला ही नहीं है, आप खाली π/2 लिखिए। समझ गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से थे जो मैंने आपको बता दिए, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए एसी की वैल्यू कितनी होती है। तो याद रखिएगा, एसी अपन ऐसे बनाते हैं। देखिए, ये आधा वर्क डन होता है पॉजिटिव ऊपर की तरफ, और आधा वर्क डन होता है निगेटिव नीचे की तरफ। ये एक साइकिल कहलाता है एसी का। तो पॉजिटिव वर्क डन जितना हुआ उतना ही निगेटिव वर्क डन होगा। टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल वर्क डन इज 0 फॉर एसी करंट। याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डीसी। इंडक्टर वाला रिएक्टेंस डीसी के लिए कितना होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो मैं साइड में चीजों को रब कर दूं और आपको समझाऊं, या मैं पेज नीचे लेके चलता हूं, वहां पे समझाता हूं। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस जैसे रेसिस्टेंस आप नहीं पढ़ते, बेसिकली ये होता है अपोजिशन टू द करंट। ध्यान से सुनिएगा ना, तो आपसे जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बन जाएंगे। अपोजिशन टू द करंट, करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी, इसका जो मेजरमेंट होता है अपोजिशन टू द करंट का, ये मेजरमेंट होता है क्या कहना चाहिए, ओम्स लॉ से कैसे आप बनाते हैं, V/I करके रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो V/I बेसिकली मेजरमेंट होता है अपोजिशन टू द करंट का। ठीक है, अब अगर आपके सर्किट में रेसिस्टेंस लगा हुआ है ऐसा, ठीक, आपके सर्किट में अगर सिर्फ रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो उस समय अपोजिशन टू द करंट जो होगा V/I, अपोजिशन टू द करंट जो होगा वो रेसिस्टेंस हो जाएगा। ये तो ओम्स लॉ के नाम से आप पढ़ते हैं। अगर आपके सर्किट में इंडक्टर लगा होगा, ठीक है, ये एसी बना दिया मैंने और इधर की लगा दिया स्विच। अगर आपके सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा होगा, उस समय अपोजिशन टू द करंट इंडक्टर के कारण होगा, और इसको अपन बोलते हैं XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो ऊपर क्वेश्चन पूछा है, इसको क्या बोलते हैं, XL को इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ये सब अपोजिशन टू द करंट, सबका फॉर्मूला V/I है। इसका भी SI यूनिट ओम है, इसका भी SI यूनिट ओम है। अपोजिशन टू द करंट का SI यूनिट ओम होता है। समझ आया। बिल्कुल इसी प्रकार से ध्यान से समझते चलना भैया, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही आते हैं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक, ये है कैपेसिटर, ठीक, ये की लगा दिया कैपेसिटेंस। यहां पर अगर हम करंट को फ्लो कराएं, वोल्टेज नापें, तो अपोजिशन टू द करंट यानी V/I जो होता है उसको बोलते हैं अपन XC। XC का नाम है, XC का नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ गए। तो तीन तरह के अपोजिशन टू द करंट होते हैं, इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम। तो ओम यूनिट होती है अपोजिशन टू द करंट की बेसिकली। समझ गए। तो रेसिस्टेंस की यूनिट नहीं है ओम, ओम असल में अपोजिशन टू द करंट की यूनिट है। अगर इंडक्टर ड्यूटी करेगा तो इंडक्टर की यूनिट अपोजिशन टू द करंट हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम हो जाएगा। समझ आई बात। सबकी यूनिट ओम होती है अपोजिशन टू द करंट की। यहां तक समझ गए। अब हमसे ये पूछता है क्वेश्चन, इन दोनों में से क्वेश्चन पूछता है, देख लो, इसमें से और इसमें से पूछता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि एसी और डीसी के लिए इनका बिहेवियर कैसा होता है। तो ये ध्यान से समझ लीजिए एक बार आप।
ठीक, देखिएगा यहां पर समझाता हूं, फिर आगे मैं क्वेश्चन लूंगा। ठीक, सबसे पहले समझिए डीसी के लिए, ध्यान दीजिएगा, डीसी करंट जब चलती है तो उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी को अपन ओमेगा से दिखाते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, डब्ल्यू सिंबल जैसा दिखता है ओमेगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। लेकिन एसी करंट बार बार अपनी डायरेक्शन बदलती है, बार बार उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, इसीलिए एसी में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। और ये फ्रीक्वेंसी इंडिया में होती है 50 साइकिल पर हर्ट्ज पर सेकंड, है ना। तो 50 हर्ट्ज इसकी यूनिट बनती है। इंडिया में हमारे जो जनरेटर चलते हैं उसके घूमने की स्पीड 50 साइकिल पर सेकंड होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एसी करंट की? 50 हर्ट्ज। अमेरिका में जो जनरेटर चलते हैं वहां 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बनती है, समझ गए। तो एसी करंट के पास फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी करंट के पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती, इसलिए डीसी करंट, बैटरी वाली करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, समझ गए। अब देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टर वाला रिएक्टेंस, इसका हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं ओमेगा एल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? ओमेगा एल। ठीक है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा? जब इंडक्टर लगता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, करंट को अपोज करने वाली ताकत जो होती है, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ठीक, समझ गए। अब देखो डीसी का ओमेगा क्या होता है? फॉर डीसी, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है। आप यहां पर फॉर्मूले में ओमेगा को 0 पुट करो तो एक्सएल कितना हो जाएगा डीसी के लिए? एक्सएल फॉर डीसी करंट भाई 0 इंटू एल कितना हो जाएगा? 0। तो एक्सएल की जो वैल्यू होती है डीसी करंट के लिए वो कितनी हो जाती है? 0। 0 का ये मतलब है एक्सएल क्या चीज है? अपोजिशन टू द करंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो डीसी के लिए इसका अपोजिशन कैसा हो गया? 0। तो अगर डीसी करंट के लिए अपोजिशन 0 हो गया तो सर्किट डीसी करंट को रोकेगी या नहीं रोकेगी? नहीं रोकेगी, इसलिए डीसी करंट पास हो जाती है, समझे। तो यहां अपन लिख देते हैं अलाउ डीसी टू पास। डीसी करंट के लिए अपोजिशन 0 होता है। अपोजिशन कैसा है? अपोजिशन डीसी करंट के लिए अपोजिशन कैसा हो गया? नो अपोजिशन, 0 अपोजिशन। तो डीसी करंट चली जाएगी, उसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एसी के लिए देखिए, अभी ध्यान से समझते चलिएगा। एसी के लिए देखिए, फॉर एसी ओमेगा तो भैया कुछ होता है, फ्रीक्वेंसी तो होती है, इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? ओमेगा मैक्सिमम, ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। एसी करंट के लिए ओमेगा कैसा होता है? मैक्सिमम 50 साइकिल पर हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकंड बोलेंगे। तो एसी के लिए जो अपोजिशन टू द करंट होगा, ये फॉर्मूला होता है एक्स ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू तो मैक्सिमम होती है, इसका मतलब है इसके लिए अपोजिशन कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। भाई ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 50 साइकिल पर सेकंड, तो अपोजिशन टू द करंट कैसा हो गया एसी के लिए? मैक्सिमम। अपोजिशन अगर मैक्सिमम हो गया तो एसी को ये ब्लॉक कर देगा, इसलिए इसीलिए एसी करंट क्या हो जाएगी? ब्लॉक। समझे आप? समझे। तो इंडक्टर क्या करता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसका कंक्लूजन देखिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या करेगा? एसी को ब्लॉक कर देगा और डीसी को जाने देगा, समझे। क्योंकि एसी के लिए इसका अपोजिशन टू द करंट मैक्सिमम होता है। अपोजिशन टू द करंट कैसा होता है? मैक्सिमम। आप इसको इंफिनिटी से भी दिखा सकते हैं। और डीसी के लिए अपोजिशन टू द करंट क्या होता है? 0। बस ये चीज आपको याद रखना है, इसी पर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, समझिए। इसलिए मैं इसको एकदम डिटेल के साथ आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये किसके लिए बात हो गई? ये बात हो गई इंडक्टिव सर्किट के लिए, जब सर्किट में इंडक्टर लगता है, इंडक्टर, ठीक है। सर्किट में क्या लगता है? इंडक्टर। इंडक्टर की बात हो गई। अगर कैपेसिटर होगा तब क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? एसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ, डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ। इसी प्रकार से कैपेसिटर के लिए भी आपसे पूछता है, एसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताओ, डीसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताओ, समझ गए। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा हूं। अब देखिएगा डीसी की बात करते हैं, उसकी कैपेसिटर की बात करते हैं। देखिए हमको पता है डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी नहीं होती, लेकिन एसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम 50 साइकिल पर हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकंड, ठीक। अब हम लेते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी। एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। 1 अपॉन एक्सएल में तो डायरेक्ट था,
एक्सएल में क्या था डायरेक्ट ओमेगा एल, और एक्सी में क्या होता है 1/ओमेगा सी, ये साइड में भी लिखा है यहां पर, आप चाहें तो देख सकते हैं ये, ठीक है 1/ओमेगा सी। अब ध्यान से देखिएगा, अब डीसी के लिए देखिए पहला चीज डीसी, डीसी के लिए जो अपोजिशन टू द करंट रहेगा कैपेसिटर वाले सर्किट में, उसका क्या होगा, ओमेगा की जगह जैसे आप जीरो रखेंगे, जीरो मल्टीप्लाइड बाय सी जीरो हो जाएगा, और 1/0 कोई भी नंबर जब जीरो से डिवाइड होता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है मैक्सिमम, समझे? तो इसका मतलब है डीसी के लिए अपोजिशन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमम अपोजिशन हो गया तो डीसी क्या हो जाएगी, डीसी को जाने नहीं देगा, तो डीसी को ये ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक। और एसी के लिए क्या होगा, देखिए एसी के लिए 1/ओमेगा सी होता है, ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, इन्फिनिटी लिख दूं भाई, मैक्सिमम को इन्फिनिटी मान लो, इन्फिनिटी इंटू सी इन्फिनिटी हो गया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। तो इसका ये मतलब है एक्सी कैसा आ गया, जीरो, यानी अपोजिशन टू द करंट कैसा हो गया, ना के बराबर, जीरो। तो अगर एसी को ये अपोज नहीं करता तो एसी को क्या करेगा, तो आंसर है एसी करंट इज अलाउड। ठीक, याद रहेगा। तो डीसी को ये ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है, समझ गए? कंक्लूजन इसका यहां पर लिख लेते हैं, डीसी को क्या करेगा ये, ब्लॉक, और एसी को अलाउ। ये किसकी बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कैपेसिटर वाले सर्किट की। और इंडक्टर वाला सर्किट क्या करता था, इसका उल्टा, इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ठीक है एक्सएल, और ये कौन सा था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी, और ये एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या करता है, ये डीसी को अलाउ करता है और एसी को ब्लॉक करता है, समझ गए? ये दो चीजें आप याद कर लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जितनी चीजें मैंने यहां पर बताई हैं। ऊपर आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, जहां से हमने इसको छोड़ा था। देखिए अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, देखते जाइए। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डीसी, डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, अभी भी मैंने नीचे आपको बताया, एक्सएल। ओमेगा क्या होता है डीसी के लिए, जीरो। ये देखिए डीसी का ओमेगा जीरो होता है, इसलिए एक्सएल इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू जीरो। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डीसी के लिए कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो बस लिख दोगे तो चलेगा। ठीक, ऐसी इसी प्रकार से आपसे वो एसी के लिए भी पूछ सकता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी पूछ सकता है, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसको मार्क कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में आता है। ये जैसे यहाँ पूछ दिया, देखो ये देखो, ये पेपर में भी आता है, देखो ना। व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर डीसी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, ओमेगा को जीरो रख दो, एक्स सी इक्वल टू 1/0, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो ये डीसी के लिए कैसा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए? कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ लिया ना, ठीक। बीच के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं ये, लेकिन इनको प्रिपेयर करना है। दोनों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसी और डीसी दोनों के लिए, मैंने दोनों बता दिया। तो देखिए एक्सी की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए, डीसी के लिए इन्फिनिटी। समझ आया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, शब्दों को ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं अपन, इसका सिलसिला तो मैंने आपको समझा दिया पूरा। आगे देखिए, इसको भी प्रिपेयर करेंगे। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ये पहले मैंने बता दिया। ये ऐसे चलता है हाफ, और इधर का हाफ, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव, तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। चाहे वोल्टेज के लिए पूछे चाहे करंट के लिए पूछे, तो इसका आंसर क्या होता है, जीरो। आगे देखिए, विच डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद फ्लोरोसेंट लैम्प इन एसी सर्किट, पहले ट्यूबलाइट चलते थे, उसके साथ सीरीज में कौन सी डिवाइस लगाई जाती थी, आंसर है चोक कॉइल, बिकॉज लॉस ऑफ एनर्जी इज निग्लिजिबल, क्योंकि इसमें से एनर्जी का लॉस नहीं होता था, इसलिए हम सीरीज में चोक कॉइल लगाते थे। ये पहले ट्यूबलाइट के साथ लगता था, याद रखिएगा। ठीक, आगे आते हैं। व्हाट इज द फेज डिफरेंस, देखो ये भी पूछता था पहले क्वेश्चन। व्हाट इज द फेज डिफरेंस, एंगल, जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना, ये उसकी बात हो रही है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली, ये मैं दोनों एक्सप्लेन कर चुका। ऊपर मैंने आपको रेसिस्टर का भी बता दिया, इंडक्टर का भी बता दिया, कैपेसिटर का भी बता दिया। इंडक्टर में फेज डिफरेंस कितना होता है वोल्टेज और करंट का, 90 डिग्री। आगे कौन चलता है, वोल्टेज, पीछे कौन चलता है, करंट, बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। फेजर डायग्राम बना के मैंने बता दिया, आप रिवर्स करके देख लीजिए। कैपेसिटर के लिए भी फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। आगे कौन चलता है, करंट, पीछे कौन चलता है, वोल्टेज। समझ आई बात?
तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये लिखने का तरीका देखिए, फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज, सब कुछ मैंने ऊपर लिखा हुआ है, करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है बाय 90 डिग्री, और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, ये ऊपर मैंने लिख दिया है, समझ जाइएगा। तो ये जितने क्वेश्चन यहां तक थे इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसको नहीं छोड़ना है। इसी तरह के 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां आप चीजों को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर कर सकते हैं, वाई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी ऑफ द सेम वोल्टेज। हालांकि ये पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, हल्की फुल्के अंदाज में पढ़ लेना एक बार। अब मैं उसको यहाँ नहीं समझाऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। मैं काम की चीजें डिस्कस करता हूँ, आगे चलता हूँ। तो जो आपके काम की है खाली हम वो डिस्कस करेंगे, बाकी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, तो वहां से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। ठीक। हाँ, पावर लॉस कभी तो आता नहीं, वैसे पावर के लिए डेरिवेशन आता है, वो भी एक बार पूछा गया है तो पूछा जा सकता है दोबारा भी, तो हम उसको वहां डिस्कस कर लेंगे। वॉटलेस करंट, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो 1 नंबर के लाइक आप इसका जो आंसर है वो प्रिपेयर करेंगे, 1 नंबर के लाइक, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ कोई चीज नहीं पढ़ना आपने, सब कुछ छोड़ दीजिए, चलेगा, ठीक है। एक इंपीडेंस पूछा जा सकता है। इंपीडेंस का मतलब होता है रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर जब तीनों मिल करके करंट को अपोज करते हैं, उसको इंपीडेंस बोलते हैं। और इंपीडेंस को, बात आई है तो सुनते चलिए, इंपीडेंस को अपन जेड से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट भी ओमेगा होती है, क्योंकि ये भी अपोजिशन टू द करंट है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। हाँ, अब जो क्वेश्चन है 1 मार्क के वो यहाँ पर है, देखिए इनको पढ़ लेना। जैसे व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तो मैंने पहले बता दिया, सबका ओम ही होना है यहाँ पर। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, तो आंसर है जब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इंडक्टर के द्वारा होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। जब अपोजिशन टू द करंट कैपेसिटर के कारण होता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और जब अपोजिशन टू द करंट इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टेंस या तीनों के कारण या दो के कारण, किसी भी दो के कारण होता है उसको इंपीडेंस बोलते हैं। सबकी ऐसा यूनिट ओम होती है, पढ़ के देख लीजिए। द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ एसी, वही है अपोजिशन टू द करंट बोलिए या ऑब्स्ट्रक्शन बोलिए, एक ही मतलब होता है। द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ एसी ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट इज ओम। इसको देखिए, द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ एसी ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यूनिट इज ओम। और यहां देखना इंपीडेंस वाले में, द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ एसी ऑफर्ड बाय कलेक्टिवली बाय 2 और मोर, किसी दो या दो से ज्यादा के कारण जब अपोजिशन टू द करंट होता है, यानी रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के कारण, उसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस, और इसकी यूनिट भी ओम होती है। तो ये आप प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। एसी को क्यों प्रीफर किया जाता है डीसी के ऊपर, क्योंकि भैया हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो एसी पर वर्क करता है, डीसी पे नहीं करता। इसीलिए अगर हम एनर्जी यहाँ बना रहे हैं, करंट यहाँ बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं यानी पावर हाउस के अंदर, तो उसको दूसरे गांव भेजना भी तो, दूसरे शहर भेजना भी तो है। तो भेजने के लिए वोल्टेज ज्यादा कम करना पड़ता है। तो डीसी में ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर होता है एक डिवाइस जो वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, और वो एसी पर वर्क करता है। इसीलिए हम एसी को प्रीफर करते हैं डीसी के ऊपर। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एक ये भी टॉपिक याद रखिएगा, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर में किस किस टाइप के एनर्जी लॉस होते हैं। कॉपर लॉस, आयरन लॉस, फ्लक्स लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, और एक होता है साउंड लॉस, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये 1 मार्क में लिखने को आता है। या आपका जो पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन आता है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर आता है। जो मैंने 4 मार्क का क्वेश्चन बोला ना, ये इस तरह के सवाल तो नहीं आएंगे, लेकिन 4 मार्क के क्वेश्चन में जो पैराग्राफ कहानी सुनाएगा आपको, उस कहानी में जो 3 क्वेश्चन पूछेगा, उन 3 क्वेश्चनों में ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो आपको फिर ये नाम कम से कम याद रखिए, ये नाम लिखने पड़ेंगे वहां पर। तो ये नाम याद कर लेना पूरा, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन याद करने नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ नाम याद रखिएगा। कॉपर लॉस, आयरन लॉस, फ्लक्स लॉस, जिसको यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज लिखा हुआ है, आप उसको फ्लक्स लॉस भी लिख सकते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस, और चौथा होता है साउंड लॉस। साउंड भी निकलता है ना, हमिंग साउंड ट्रांसफार्मर से। आप कभी गुजरे होंगे ट्रांसफार्मर के आसपास से, देखे होंगे गुन करके आवाज आती है गूंजने की, वो साउंड लॉस है उसका। क्योंकि साउंड हमारे किसी काम आता नहीं है, एनर्जी वेस्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड बन के वेस्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें लॉस है। तो एटलीस्ट इनके नाम आपको याद रखने, क्योंकि ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक। दूसरा, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, भी 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ये एज इट इज लिखने के लिए नहीं आएंगे, ये भी पैराग्राफ के क्वेश्चन में आएंगे। 1 नंबर का आंसर आपको बनाना रहता है, तो कहानी पता रहेगी तब ना बनाओगे, ठीक। तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा।
यानी पढ़ के समझना है, इसको आंसर नहीं रटना है। बाकी ये चीजें कुछ नहीं पूछी जाती डेरिवेशन वगैरह यहाँ से, ठीक है। एक क्वेश्चन आता था पावर का, तो मेरे ख्याल से यही है, प्रूव फॉर एसी सर्किट, ये एवरेज पावर। हाँ, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। हालांकि पूछने की गुंजाइश बहुत कम है, बहुत कम चांस रहता है कि ये बड़े क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाएं। 3 नंबर के लायक रहते हैं, तो बहुत कम चांस रहता है। तो वैसे आते नहीं है। एक बार आया था 2022 में, देखो ना उसके पहले कभी आया ना उसके बाद कभी आए, लेकिन कोई भरोसा नहीं रहता। कभी कभी जब पैटर्न चेंज करना रहता है तो इस तरह के सवाल डाल दिए जाते हैं। तो मैंने अपने कंसेप्चुअल लेक्चर्स में ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ाई हुई हैं कि इनका डेरिवेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो आप वहां से इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। एवरेज पावर का डेरिवेशन है ये प्रूव करने के लिए कभी कभार पूछा जा सकता है, तो एक बार आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वॉटलेस करंट मैंने पहले ही बोल दिया है ऊपर, 1 नंबर के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। चोक कॉइल वगैरह नहीं पूछा जाता, छोड़ दीजिएगा। एसी डीसी में डिफरेंस भी नहीं पूछा जाता, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आगे आगे अपन, है ना, ठीक है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं उतनी चीजें आप फोकस कर लीजिए। एसी डीसी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना आपको। इस साल आपके मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन डाला गया है प्रश्न बैंक की तरफ से, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए आपको बहुत सारी चीजें पूछेगा, तो वो आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। या जब मैं मॉडल पेपर पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, तो वहां पे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको मैं मार्क करवा दे रहा हूँ। 3 तरह के सर्किट होते जो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया, प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए दुनिया भर की चीजें आपसे पूछेगा, तो उसको आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो आपके मॉडल पेपर में, प्रश्न बैंक में, सब में डाला गया है। तो इस साल वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर ना, यही क्वेश्चन है, लेकिन वो कैपेसिटर के लिए पूछा जा रहा है। तो शायद हो सकता है इस साल वो क्वेश्चन आ जाए। वो मैंने अपने लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने हमारे ऐप के अंदर किसी कोर्स में एनरोलमेंट ले रखा है क्लास 12 फिजिक्स में, तो आपने वो सारी चीजें कवर की होंगी निसंदेह, मैंने पढ़ाया है। और वो ये क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आएगा, लेकिन ये आपके मॉडल पेपर में डाला गया है। अब जरूरी नहीं होता कि मॉडल पेपर में है तो आएगा। हालांकि इस चैप्टर का ऐसा पैटर्न नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। कभी कभार जैसे एवरेज पावर का डेरिवेशन दे दिया 2022 में, कभी कभी वो डेरिवेशन दे देता है आरएमएस वैल्यू करंट निकालने के लिए, समझे आप। उसी प्रकार से सन की होते हैं कुछ लोग पेपर बनाने वाले, तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी डाले जा सकते हैं। इसीलिए आपके मॉडल पेपर में, प्रश्न बैंक में है, तो कम से कम इसको तुम प्रिपेयर कर लेना। नहीं बनेगा तो बताना, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब देखने के लिए खतरनाक लगते हैं, हलवा है एकदम हलवा। लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इतना लंबा वीडियो नहीं चाहता। वैसे ही वीडियो देख लें कितना लंबा बन चुका है ऑलरेडी, अभी 37 मिनट हो चुके हैं। तो मैं और ज़्यादा समय नहीं खींचना चाहूँगा, मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करता हूँ। फिर आपके अगर डाउट यहाँ से आते हैं तो फिर बताइएगा, तो मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा। तो इसको पढ़ लेना भाई, कैपेसिटर वाला ना, फेजर डायग्राम, ये सब चीज़ें पूछेगा। ये वेव डायग्राम है, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, इसको भी फेजर डायग्राम बोलते हैं, दोनों को। समझ आई बात। ये दोनों एक ही डायग्राम है, दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। ये और ये वाला और ये वाला अलग नहीं है, सेम है। ये अलग है, ये वेव डायग्राम कहलाता है, ये फेजर डायग्राम कहलाता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, इसका वोल्टेज का इक्वेशन, करंट का इक्वेशन, अपोजिशन टू द करंट। पढ़ाते समय मैं 5-6 चीजें एक साथ करके बताता हूँ, तीनों अलग अलग सर्किट में। स्टार्टिंग लेक्चर में ही आपको मिल जाएगा, आप हमारे ऐप पर जो स्टार्टिंग के लेक्चर होंगे उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए यहाँ से। ये क्यू फैक्टर, जिसको क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, नहीं पूछा जाता, मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा। हाँ, ट्रांसफार्मर आपको पढ़ना है, लेकिन ये एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर पर आता है आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन, जो 4 नंबर के लिए भी यथावत बचा हुआ है। तो ये सब डिस्क्रिप्शन नहीं आता, ये लिखने के लिए नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन बना है, डिस्क्राइब द ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल के बेसिस पर, ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बेसिस पर, एनर्जी लॉस के बेसिस पर, ये सब नहीं आता। आपसे एक पैराग्राफ सुनाएगा, पैराग्राफ देगा और उस पर पूछ लेगा ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन। लेकिन आंसर तो तब बनेगा ना जब तुम पढ़े होगे ट्रांसफार्मर को। तो एक बार पढ़ के समझ लेना, नहीं समझ में आएगा तो हमारे लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। तो ये सब डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको समझना है ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, इसके एनर्जी लॉस पढ़ लेना, जो मैंने पहले बताया, नाम आपको याद रखना है एनर्जी लॉस के। इसी प्रकार से डायनामो, डायनामो को बोलते हैं जनरेटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये यहां पर एज इट इज नहीं पूछा जाएगा, इस पर भी पैराग्राफ आएगा, समझे आप। तो ट्रांसफार्मर पर पैराग्राफ आता है,
और डायनामो या जनरेटर पर पैराग्राफ आता है, और एक टॉपिक और है एनर्जी ट्रांसमिशन, यानी एक जगह से दूसरे जगह आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है तो आप कैसे ट्रांसमिशन करेंगे, हाई वोल्टेज करके भेजेंगे कि हाई करंट करके भेजेंगे, इस पर पैराग्राफ आता है। और वो पैराग्राफ शायद आपको इस पीडीएफ में नहीं मिलेगा, वो आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा। तो मैं जब मॉडल पेपर समझाऊंगा तो मैं आपको इंडिकेट करवा दूंगा, उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे वहां से। समझ गए? तो ये आपको खाली समझना है, ये सब पढ़ना नहीं है। स्टोरी जैसे इसको समझ लीजिए, क्योंकि आप ये समझ भी नहीं पाएंगे अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। हालांकि मेरा जो चैप्टर 6 खत्म होता है तो मैं इसको जनरेटर को एक्सप्लेन करता हूँ, या चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में जनरेटर को एक्सप्लेन करता हूँ, और एसी कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। तो आपने अगर हमारी ऐप से इनरोलमेंट ले रखा है, आपने वहां से स्टडी किया हुआ है, तो आपको ये सब बनता होगा। आपने पढ़ा है, अपने नोट्स देखिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये देखने में बस खतरनाक है, बाकी है कुछ नहीं। ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। रेजोनेंस भी नहीं पूछा जाता, ठीक है? ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, घबराना नहीं है। सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ना है। और ये देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये आएंगे। तो इस पीडीएफ में जितने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं सब आपको पढ़ना है, सब, ठीक है? आप अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करना, तो मैं अलग से जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन है चैप्टर 6 के और चैप्टर 7 के, इनको एक साथ जमा करके एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा, ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपको चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के जितने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो सब कवर होके मिल जाए, और सबके आंसर किस तरह से बनाने वो हम एक एक पढ़ के आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल आप इनको प्रिपेयर कर लेना। जितने क्वेश्चन हैं ये सब के सब बेटा याद रखना 4 मार्क्स के लिए आएंगे, और एक क्वेश्चन 100% आएगा यहां से, समझे? तो देखो ये पहला जो पैराग्राफ है ट्रांसफार्मर के ऊपर है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखो यहाँ 3 क्वेश्चन मात्र पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन। तो स्टोरी अलग होती है और क्वेश्चन अलग होते हैं। मैं अभी यहाँ पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ। दूसरा देखिए, ये एसी सप्लाई के ऊपर है, आरएमएस वैल्यू वगैरह के ऊपर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के ऊपर है। तो आपको ये कहानी सुनाएगा एसी का, और आपसे एसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। पैराग्राफ में इसके आंसर नहीं होंगे, याद रखना। आंसर आपको अपने नॉलेज से लेकर के आना है। यहाँ इस तरह के सवाल आते हैं, ये इंग्लिश का पैराग्राफ नहीं है, समझ गए? इसलिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से पढ़ लीजिए, अपने से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर बन जाता है तो ठीक, नहीं तो बताना, तो मैं अलग से इनको एक्सप्लेन करूंगा। फिर इस वीडियो में मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है इसको, इसके लिए मैं फिर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ये जितने आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं इनको आपको नहीं छोड़ना है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रजत करके आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख ली, ऊपर तो नहीं गुजर गया? हाँ, ये सेकंड वाला, ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में, आपके क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन डाला गया है। तो इसको नहीं छोड़ना भाई, पढ़ लेना। रजत वाला जो है, और एक टीचर वाला जो है उसको पढ़ लेना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं है, आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैंने टॉपिक बता दिया। जैसे ये चैप्टर 6 से पूछ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, तो कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 7 में चैप्टर 6 का टॉपिक कहाँ से आ गया? अरे भैया, दोनों एक ही चैप्टर है, कंबाइन चैप्टर होते हैं। वो आपकी बुक ने अलग अलग बना दिया है, टॉपिक वो एक ही है पूरा, ठीक है? चैप्टर 6 से ही एसी शुरू हो जाता है। तो जितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ दिख रहे हैं, इसको आपको पढ़ लेना है हर हाल में, इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है ये पढ़ लेंगे। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है इसको, ठीक है? 2020 में आया है, बाद में भी आ सकता है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, जो 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको छोड़ दीजिएगा, उसको नहीं करना है। 2024 में जैसे ये क्वेश्चन आ गया ना, उनको छोड़ दीजिए आप, ठीक? अब न्यूमेरिकल की बारी आई। न्यूमेरिकल मैंने पहले ही बताया कि इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, ये वाले। जैसे यहां देखना, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ √2 एम्पियर ये एम्पियर है ना, फ्लोज थ्रू ए सर्किट, एक सर्किट से इतनी करंट फ्लो हो रही है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट? मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू पूछ लिया। तो देखिए, IRMS इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होता है। आपसे ये पूछा है पीक वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? यहां से सारी वैल्यूज रखिए, जो करंट फ्लो हो रहा है, जैसे √2 करंट फ्लो हो रही है, तो ये RMS वैल्यू है। तो यहां पर क्वेश्चन ने RMS वैल्यू क्या बता दिया? √2, समझे? और आपसे क्या पूछ रहा है? पीक वैल्यू, ये पूछा है। तो अपने फॉर्मूले में पुट करिए, IRMS की जगह क्या रखेंगे? √2, और आपसे पीक वैल्यू पूछा है डिवाइडेड बाय √2, इसको इधर भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराने। तो √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, ये आपको क्या देगा? पीक वैल्यू। तो बताइए पीक वैल्यू कितना आया? √2 इंटू √2 2 होता है, 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा पीक वैल्यू का, ठीक है? ये कौन सी करंट हो गई? ये पीक वैल्यू हो गई करंट की, मैक्सिमम वैल्यू। देख लो आंसर। तो बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। यही चीज आपका वोल्टेज के लिए भी पूछा जा सकता है, करंट के लिए भी पूछा जा सकता है। जैसे यहां देख लो, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे पीक वैल्यू बता दिया। ऊपर यहाँ पे क्या बताया था? RMS वैल्यू। यहाँ क्या बता दिया? पीक वैल्यू। इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाना है, जल्दी से मैं सॉल्व करके बताता हूँ, इस वीडियो को खत्म करना है मुझे ना। यहाँ पे क्या दिया है?
मैं इस न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं ना। हमको गिवन में क्या दिया है, पीक वैल्यू कितना दे दिया, 2√2 एम्पियर। हमसे क्या पूछेगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आई आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला याद करिए, आई आरएमएस इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। वैल्यू पुट करिए, आई पीक वैल्यू की यहीं पे मैं लिख देता हूं, सॉल्व करता हूं। क्या दिया है, 2√2 डिवाइडेड बाय √2, √2 कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा, 2 एम्पियर। दिस इज द आंसर ऑफ आई आर एम एस, ये आंसर हो गया। समझे आप? तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपने प्रिपेयर करने हैं। तो आपको जितने इस तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं, पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू वाले, चाहे वोल्टेज के लिए दिखें चाहे करंट के लिए दिखें, प्रैक्टिस कर लेना। ये 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, याद रहेगा। जैसे ये वोल्टेज वाला आ गया, आरएमएस वाला, इसको प्रिपेयर कर लेना। एक ये क्वेश्चन, इसको प्रिपेयर कर लेना। मत देखना कि 2024 में आया है, ये 25 में भी आ सकता है, 26 में भी आ सकता है, इसका पैटर्न फिक्स नहीं रहता। तो इसको भैया पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना। अब यहां अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि v इक्वल टू, जैसे ये दे दिया, v इक्वल टू 150√2 साइन 314t, आपसे क्या पूछा है, एन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होगा, ये यहाँ पे नीचे पूछा है आरएमएस वैल्यू। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दे दिया। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, देखिए मेन फॉर्मूला होता है एसी का, वोल्टेज इक्वल टू, यहां पर आता है हमारा पीक वोल्टेज साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है। जैसे करंट के लिए, इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट साइन ओमेगा टी, ये एसी करंट का फॉर्मूला है और एसी की वोल्टेज का फॉर्मूला है। समझ आई बात? आई बात। तो आपसे आरएमएस वैल्यू पूछा है, आरएमएस वैल्यू हम वी को बोलते हैं, समझे? तो आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका क्या है भाई, यहां पर जो चीज लिखी रहेगी वो पीक वैल्यू होगी। तो ध्यान से देखना, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या हो गया, ये पीक वैल्यू हो गया वोल्टेज का। तो मैं पहला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो आप लिखेंगे पीक वैल्यू कितना दिया हुआ गिवन में, 150√2 वोल्ट, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है ना। अब आपसे आरएमएस पूछ रहा है, आरएमएस, और आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो पीक वैल्यू लिखिए 150√2 और डिवाइडेड बाय फॉर्मूले का √2, ये कैंसिल हो गया। तो वी आर एम एस कितना आ जाएगा, 150 वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। आरएमएस वैल्यू कितना हो गया, 150 वोल्ट। देखो बना लोगे, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करके देख लेना, बन जाएगा। नहीं बनेगा कमेंट करना, तो अपन फिर आगे उसको कवर करेंगे। इस पैटर्न के अलावा कोई न्यूमेरिकल आज तक नहीं आया है और उम्मीद है कि आगे भी नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतने जो क्वेश्चन मैंने बताए, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाला, उसको हर हाल में जितने क्वेश्चन है पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को अब हम यहीं पर खत्म करने जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप निसंदेह कमेंट करके बताइए, तो आपके परेशानियों का निदान किया जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।